हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपना एक एज कंप्लीट किया था जो कि प्री रोमांटिक एज था। अब अपने सिलेबस में दूसरा जो एज है अपने 5th यूनिट में वो है रोमांटिक एज। तो आज हम नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट एज के बारे में बात करेंगे जो कि अपना है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज बच्चों हमने आपको बताया था प्री रोमांटिक एज कहाँ पे जाके कंप्लीट हो रही है या कहाँ पे फिनिश होती है, 1798। तो 1798 में प्री रोमांटिक एज कंप्लीट होती है और वहाँ से स्टार्ट होती है रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज की टाइमिंग क्या है? रोमांटिक एज 1798 से स्टार्ट होकर के ये 1837 तक चलता है। इसके बाद विक्टोरियन एज आ जाता है। तो रोमांटिक एज के बारे में बात किया। रोमांटिक एज कब से स्टार्ट हो रहा है? 1798 टू 1837। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें कि क्या है, कैसे आया। तो बच्चों द रोमांटिक पीरियड वाज स्टार्टेड with the publication of lyrical ballad. It is considered that the romantic age was started with a book that was published in 1798 and the book is Lyrical Ballad. It is a collaborated work of William Wordsworth and S.T. Coleridge. मतलब ये कि रोमांटिक एज की स्टार्टिंग लिरिकल बैलेड नामक एक बुक के पब्लिकेशन से होती है। जैसे ये बुक पब्लिश होती है ये मान लिया जाता है कि रोमांटिक एज आ गया है। और ये जो बुक है लिरिकल बैलेड, इट वाज रिटन बाय या इट इज़ अ कोलैबोरेटेड बुक, मतलब इसमें दो लोगों का योगदान है। किन दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है? एक है विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरा एस.टी. कॉलेज। दोनों ही अपने रोमांटिक एज के एक फेमस पोएट हैं। तो इस बुक के पब्लिकेशन से ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। आगे देखें तो इट वाज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि ये जो रोमांटिक मूवमेंट है या रोमांटिक एज है ना, ये एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, एक क्रांति थी। और ये क्रांति किसकी थी? ये क्रांति थी आर्टिस्टिक, मतलब आर्ट के एरिया में, लिटरेचर के एरिया में, यहाँ तक कि ज्ञान के क्षेत्र में भी, नॉलेज के एरिया में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। मतलब इस एज में बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क्स हुए, लिटरेरी वर्क्स बहुत सारा लिखे गए। मतलब अगर हम एलिजाबेथन पीरियड की बात छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा वर्क अगर पोइट्री वगैरह लिखने की बात की जाए तो कहाँ लिखी जा रही हैं? रोमांटिक एज में। तो एक ऐसा एज था जिसमें आर्टिस्टिक वर्क बहुत सारे हुए, लिटरेरी वर्क्स बहुत सारे हुए, लोगों ने बुद्धिमानी भरे कार्य किए। सो इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल। इन तीनों का एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था या एक क्रांति थी। दैट केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब ये मूवमेंट या ये आंदोलन या ये क्रांति, या तो हम ये कहते हैं कि ये रोमांटिक एज या रोमांटिक पीरियड कब आता है? आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट होता है बच्चों? 1798 में, सॉरी 1789 में। और इसके 9 साल बाद किसकी स्टार्ट हो रही है? रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हो रही है। तो ऐसा माना जाता है कि जो रोमांटिक एज है ना, वो किसके इम्पैक्ट की वजह से आया है या किसका इम्पैक्ट है रोमांटिक एज पे? वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। अब बच्चों अगर हम रोमांटिक एज पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी जानकारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हो जानी चाहिए कि ये क्या था, क्यों आया,
और इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा। तो चलिए हम बताते हैं बच्चों आपको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट होती है पता है आपको? इट वॉज स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789। ये कब स्टार्ट हो रही है? 14 जुलाई 1789 फ्रांस की क्रांति यहाँ से स्टार्ट हुई। और ये क्रांति किसके विरुद्ध थी? या कोई भी क्रांति होती है, कोई भी बैटल, कोई भी वॉर होता है, वो किसी न किसी के अगेंस्ट होता है। तो ये किसके अगेंस्ट थी? तो ये जो बैटल था या ये जो मूवमेंट था या ये जो क्रांति थी ना, इट वॉज अगेंस्ट टू डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है बच्चों? तानाशाही। किसका? द किंग लुई 16 लुई 16वें की जो तानाशाही थी फ्रांस में, उसके विरोध में ये क्रांति स्टार्ट होती है। इट मीन्स कि इस टाइम में 1789 के टाइम में फ्रांस का राजा कौन है? लुई 16वां। लुई 16वां। और ये बैटल क्यों हुआ है? अ बैटल टू अचीव इक्वलिटी एंड रिमूव ऑपरेशन। ये बैटल या ये युद्ध या ये क्रांति क्यों होती है? ताकि लोग इक्वलिटी अचीव कर सके, मतलब समाज में असमानता थी उसको प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ जो समाज के ऊपर दबाव था, जो उन लोगों के ऊपर तरह तरह के रूल्स रेगुलेशन का ऑपरेशन था, उसको दूर करने के लिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हो रही है? जुलाई 1789 में। और किसके अगेंस्ट हो रही है? लुई 16 के अगेंस्ट हो रही है। ओके, जो कि फ्रांस का राजा है। और ये क्यों हो रही है? ताकि लोग अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें इक्वलिटी एंड ऑपरेशन को समाज से क्या कर सकें? रिमूव कर सकें। अब बच्चों अगर ये क्रांति हो रही है तो इसका कोई ना कोई रीजन भी होगा। अब इसका रीजन क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। इसका रीजन है बच्चों देखो, अनफेयर लॉज एंड रूल्स ऑफ किंग। मतलब जो किंग था, कौन किंग था? लुई 16। ये जो किंग था ना, इसने तरह तरह के रूल्स रेगुलेशन लॉज लागू कर दिए थे। कहाँ? समाज पे। लेकिन ये थे अनफेयर। अनफेयर मतलब कि इक्वल नहीं थे, सभी के लिए नहीं थे। उस समय बच्चों एक चीज़ और बता दूं आपको, फ्रांस के समाज में या फ्रांस के सोसाइटी में 3 टाइप के पर्सन पाए जाते थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 टाइप के पर्सन्स थे। पहले टाइप में कौन आते थे? इसमें सेंट आते थे, मतलब साधु महात्मा प्रिस्ट ये सब आते थे। सेकेंड टाइप में कौन आते थे? अरिस्टोक्रेटिक आते थे। अरिस्टोक्रेटिक जो थोड़े से रिच पर्सन थे, या इसको आप रिच पर्सन भी कह सकते हो, रिच पर्सन आते थे। थर्ड वाले में कौन आते थे? मिडिल क्लास और पुअर क्लास। ये किस में आते थे? ये थर्ड में आते थे। तो उसमें फ्रांस की सोसाइटी में ये 3 टाइप के पर्सन्स पाए जाते थे। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन लागू होते थे ना, वो सबके लिए इक्वल नहीं होते थे। इस वजह से क्रांति हुई। साथ में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब फ्रांस में जो कुछ भी पैदा होता था या जो भी वहाँ सुविधाएं मिलती थी, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता था? अनइक्वल। अनइक्वल वही बात है, किसी को ज़्यादा फेवर किया जाता था, किसी को कम फेवर किया जाता था। अ लॉट ऑफ टैक्सेशन, बहुत सारे टैक्स लगा दिए जाते थे। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 टाइप के सोसाइटी में 3 टाइप के पर्सन्स पाए जाते हैं। पहले नंबर पे कौन था? सेंट। दूसरे नंबर पे कौन था? रिच पर्सन या अरिस्टोक्रेटिक। और थर्ड पे कौन था? पुअर पीपल। तो बच्चों ये शुरू के जो 2 वर्ग थे या ये जो 2 टाइप थे सोसाइटी के, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। टैक्स किसके ऊपर आता था? ओनली 1 कैटेगरी, दैट इज पुअर क्लास। केवल इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। अब आप बार बार टैक्स लगाओगे और किसी एक व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाओगे या एक समाज के वर्ग के ऊपर टैक्स लगाओ तो सीधी सी बात है, गुस्सा तो इनमें आएगा ही आएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो कंट्रीमैन थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। अब टैक्स लगाने की बात समझने से पहले बच्चों आपको एक चीज़ बता दें कि 3 कंट्री की बात करते हैं। एक तरफ फ्रांस है, दूसरी तरफ है ब्रिटेन और तीसरी तरफ है अमेरिका। तो
आपको पता है ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड पे अपना उपनिवेश स्थापित करता, मतलब राज करता था। फ्रांस भी करता था, लेकिन जब ब्रिटेन पावर में आया, ब्रिटेन के पास ज़्यादा पावर आई, तो इसके पास अपनी नेवी पावर थी, नेवी का पावर था इसके पास। अपने नेवी पावर की वजह से इसने फ्रांस के जो क्षेत्र थे उसको भी छीनना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि आपको बताएं, फ्रांस का शासन अपने भारत में भी था, लेकिन ब्रिटेन ने फ्रांस को अपने भारत से भी भगा दिया और भारत पे कौन शासन करने लग गया, उसके बाद में ब्रिटेन शासन करने लग गया। इसी तरह से अमेरिका के ऊपर भी किसका शासन था? ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन का शासन अमेरिका के ऊपर था। तो यहाँ अमेरिका में एक बार क्या हुआ कि यहाँ की जो जनता है ना, अपनी फ्रीडम के लिए आंदोलन स्टार्ट कर देती है, और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए कौन आ जाता है? फ्रांस के लोग। मतलब फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो बोली मैं अमेरिका को सपोर्ट करूँगा उसकी आज़ादी के लिए, और ये सपोर्ट बिल्कुल फ्री करूँगा। तो बच्चों एक बात देखो कि फ्रांस का जो एरिया है जहाँ पे वो शासन कर रहा था पूरे वर्ल्ड में, उसको कौन छीनते जा रहा है? ब्रिटेन छीनते जा रहा है। मतलब फ्रांस का एरियाज़ क्या कम होते जा रहे हैं, और फ्रांस अमेरिका की विदाउट एनी कॉस्ट हेल्प कर रहा है, फ्री में सपोर्ट कर रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए जो आप सैन्य शक्ति भेजोगे या जो सुविधाएं दोगे, उस पर खर्चा तो आएगा, और खर्चा आएगा तो उसका भार किसके ऊपर पड़ेगा? फ्रांस के ऊपर पड़ेगा। और फ्रांस उस भार को हल्का करने के लिए क्या करेगा? अलग अलग तरह के टैक्स लगाएगा, और टैक्स को देने वाले कौन है? केवल एक वर्ग। तो सीधी सी बात है, इनके इन नीतियों की वजह से, या फ्रांस के राजा जो लुई 16 हैं, इसके इस जो रूल्स रेगुलेशन या जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, इससे वहाँ की जनता क्या थी? दुखी थी। इस वजह से वहाँ की जनता ने क्या काम कर दिया? विद्रोह कर दिया। और वो विद्रोह या वो मूवमेंट किस नाम से जाना गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया, जो कि 1789 में स्टार्ट होता है, जुलाई में। तो बात आपको समझ में आ गई कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, किसके विरुद्ध हुई और क्यों हुई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फ्रांस की क्रांति के बारे में देखो, इट अफेक्टेड नॉट ओनली द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर बट लिटरेचर टू। मतलब इस क्रांति ने केवल समाज को, कल्चर को या इकोनॉमी को ही नहीं इम्पैक्ट डाला उनके ऊपर, बल्कि इसने लिटरेचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। मतलब रोमांटिक एज के जो लिटरेचर है ना, उस पर मोस्ट ऑफ ऑल या ज़्यादा से ज़्यादा किसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है? तो वो किसका इम्पैक्ट है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसी टाइम में अपने कुछ पोएट्स हुए थे, जैसे कि विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेरिज। इन्होंने क्या माना कि ये जो क्रांति थी ना, फ्रांस की क्रांति, इट वॉज नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी थी, ये क्रांति नेसेसरी थी। किसके लिए नेसेसरी थी? तीन चीज़ों के लिए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब आज़ादी, समानता और भाईचारा, इन तीनों के लिए ये क्रांति जरूरी थी। कौन मान रहा है ऐसा? उस टाइम के जो पोएट्स हुए, जैसे विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेरिज। तो आप यहीं से समझ जाइए कि जब हमारे राइटर्स या हमारे जो पोएट्स हैं इस क्रांति को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी राइटिंग में या अपने वर्क में इसके बारे में लिखेंगे या इसके इम्पैक्ट को दर्शाएंगे। तो आप देख लीजिए कि लिटरेचर, अपना लिटरेचर भी किससे किसका इम्पैक्ट था अपने लिटरेचर पे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो इससे प्रभावित था। अब बात करें बच्चों उस टाइम की सोसाइटी और इकोनॉमी की बात करें कि वास्तव में सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था। तो बच्चों सीधी सी बात है, जब हम विक्टोरियन एज पढ़ने जाएंगे ना, तो विक्टोरियन एज में क्या बताता है कि उस टाइम में कैमरे का आविष्कार हो जाता है, टेलीस्कोप का आविष्कार हो जाता है, इन सारी चीज़ों का आविष्कार हो जाता है। मतलब विक्टोरियन एज पूरी तरह से मशीन वाला एज हो जाता है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? रोमांटिक पीरियड से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत या कोई भी चीज़ अचानक से आ नहीं जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद उसकी पूरी तरह से कंप्लीट स्टेज आता है या वो कंप्लीट फॉर्म में आ पाती है। तो जो मशीनीकरण है
या जो औद्योगिकीकरण है वो सब स्टार्ट कहाँ से हो गया था, अपने रोमांटिक एज से। तो अ लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस, मतलब इस टाइम में रोमांटिक एज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। कैसे? मशीन्स वर टेकिंग द प्लेस ऑफ मैन, मतलब जहाँ पे ह्यूमन बीइंग काम करते थे, जहाँ मैन काम करते थे, उसकी जगह कौन लेने लग गई थी, मशीन्स लेने लग गई थी। इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का बढ़ावा होने लग गया था, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने लग गई। तो क्या हुआ, जब आप मशीन आदमियों की जगह ले रही हैं, बहुत सारे उद्योग खुलते जा रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग या जो मैन है वो खाली पड़ जाएंगे, मतलब उनके पास कोई वर्क नहीं बचेगा। और जब वर्क नहीं बचेगा तो आप सोचो एक काम के लिए 10-10 लोग अवेलेबल रहेंगे, और एक काम के लिए अगर 10 लोग रहेंगे तो उनकी सैलरी या उनकी इनकम के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर कहे कि मैं 10 रुपये में काम कर सकता हूँ और कोई आ जाए और बोले मैं 8 ही रुपये में काम करूँगा, तो सीधी सी बात है 8 रुपये वाले को काम मिल जाएगा। तो देखो उनके इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये क्या लेके आई, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत तेज वाला प्रतिस्पर्धा चलने लग गया कि मैं आगे जाऊं, मैं आगे जाऊं, और इस चक्कर में इनकी इकोनॉमी डाउन होती गई। तो ये भी एक कारण बना अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि जनता या वहाँ के जो वर्कर्स थे वो बिल्कुल नाखुश थे मशीनीकरण की वजह से या इंडस्ट्रीज की वजह से। तो बच्चों आज की क्लास में हमने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी है रोमांटिक एज की। पहले हमने बात किया रोमांटिक एज जो कि स्टार्ट होता है 1798 टू 1837। फिर हमने बात किया ये रोमांटिक एज किसके बाद आया, कैसे स्टार्टिंग होती है, विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1798। ऐसा माना जाता है कि ये जो ये जो रोमांटिक एज है ना, इट वाज अ मूवमेंट, एक आंदोलन था। और ये आंदोलन कैसा था, इट वाज एन artistic, literary and intellectual movement and it came after French Revolution। और ये कब आता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फिर हमने आपको बता दिया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, कि 1789 में फ्रांस पे किसका शासन होता है, लुई 16 का शासन होता है। उसके रॉन्ग या बहुत सारे टैक्सेशन की वजह से, उसके रूल अनइक्वल रूल्स की वजह से, लॉस की वजह से वहाँ की जनता दुखी थी और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और वो विद्रोह किस रूप में आ गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में आ गया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन न कि सोसाइटी पे, ना ही इकोनॉमी पे, बल्कि पूरे एरियाज़ में अपना इम्पैक्ट डालता है। साथ ही साथ वो अपने लिटरेचर पे भी इम्पैक्ट डालता है। और हमारे कुछ लिटरेरी फिगर जैसे विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज ने इसको सपोर्ट भी किया है और कहा है कि इट वाज नेसेसरी फॉर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन तीनों के लिए बहुत ज़रूरी था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर हमने बात किया कि उस समय की सोसाइटी या इकोनॉमी कैसी कंडीशन में थी। तो हमने बताया कि उस समय मशीनीकरण ज़्यादा हो रहा था, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। मशीन जो है व्यक्तियों की या मानवों की जगह लेती जा रही थी। इस वजह से उनके बीच में एक कंपटीशन की फीलिंग आ गई थी या कंपटीशन की भावना आ गई थी, जिसके वजह से उनके अंदर एक आक्रोश भी था या एक गुस्सा भी था। और ये भी एक कारण बन गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो बच्चों आज की क्लास में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रोमांटिक एज की स्टार्टिंग की बात की, वहाँ के सोसाइटी की बात की रोमांटिक एज के टाइम पे। अगले लेक्चर में हम रोमांटिक एज के लिटरेचर के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस दैट केम इन द लिटरेरी एरिया ऑफ रोमांटिक एज। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।